सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन मैज़गॉन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का रीज़न है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में, उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के दिन के बारे में। कल के दिन दोस्तों एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिला था शिप बिल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। रिपोर्ट ये था कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी पैकेज इंट्रोड्यूस कर सकती है शिप बिल्डिंग कंपनीज़ के लिए, जिसका साइज़ हमें 70,000 करोड़ का दिख सकता है। अब वो कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट था। रिपोर्ट ऑफिशियल भी हो जाता है, आप सभी को पता है। तो जैसे ही रिपोर्ट हमें देखने को मिला, उसके कुछ घंटे बाद चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई नज़र आ गई। और इसी वजह से आज के दिन मैज़गॉन हो गई या बाकी जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हो गए, वो सारी कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है 69,725 करोड़ का अमाउंट शिप बिल्डिंग पैकेज के लिए। और इस वजह से SCI कंपनी हो गई, मैज़गॉन कंपनी हो गई, GREC कंपनी हो गई, ये सारी कंपनीज आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसको बेसिकली गवर्नमेंट लगभग 70,000 करोड़ का जो नंबर है उसको यूज़ कैसे करने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला दिखेगा आपको फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड दिखेगा, जहाँ पर गवर्नमेंट 25,000 करोड़ का अमाउंट क्लियर कर रही है और ये प्रोवाइड करने वाला है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और इसमें 20,000 करोड़ का जो नंबर है इस फंड में, उसमें गवर्नमेंट 49% स्टेक होल्ड करेगी। और उसके अलावा दोस्तों बाकी का जो 5,000 करोड़ का नंबर है उसको ऐसे यूज़ किया जाएगा ताकि बोरिंग कॉस्ट जो है और प्रोजेक्ट बैंकेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए और बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक्सपेंडिंग कैपेसिटी दिखता है। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम में गवर्नमेंट 19,979 करोड़ रुपए बोल सकते हैं डालने वाली है, जिसके बेसिस पे जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने पे ध्यान दिया जाएगा और 4.5 मिलियन ग्रॉस टॉनेज एनुअली कैपेसिटी तक इसको ले जाया जाएगा। और बेसिकली इससे होगा क्या, जो मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम करेगा और साथ में इंडिया शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ भी क्रिएट करने की कोशिश करेगी अंडर इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और नंबर आपको देखने को मिलता है जिसमें ये बताया गया है शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम में गवर्नमेंट का जो कॉर्पस रहने वाला है वो 24,736 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो ऐसे गवर्नमेंट पूरी तरह से 70,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसको यूज़ करने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट ये सारी चीज़ें क्या है, वो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर इन सारे अमाउंट को यूज़ कर जो भी शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं उनके जो बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिले। इसमें कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सारा हमें कंपनी की तरफ से अच्छा आता हुआ देखने को मिले। अब देखते हैं कि Q2 में मैज़गॉन का नंबर हमें कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि Q4 और Q1 में तो कुछ खास देखने को मिला नहीं था ड्यू टू प्रोविजंस। बट देखते हैं कि Q2 में उसका इम्पैक्ट दिखता है या फिर उसमें कंपनी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ये दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। लास्ट ट्रेडिंग डे ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। अब स्प्लिट जो अनाउंसमेंट किया था वो 1:10 के रेशियो में था। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 1 के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर देगी, जिसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने फाइनल कर दिया है और वो रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर का। तो अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं कर रखा है या शेयर होल्डर नहीं है इस कंपनी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में जो भी टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करती है। नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों आज के दिन टाटा मोटर्स तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, उसको लेकर काफ़ी बड़े बड़े रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। रिपोर्ट्स की वजह से टाटा मोटर्स में एक टाइम पे 4% तक की गिरावट भी विटनेस करने को मिला था। अब रिपोर्ट क्या है भाई? तो रिपोर्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंट में जो JLR में साइबर अटैक हमें देखने को मिले हैं, उस वजह से जो कंपनी के प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है और प्रोडक्शन डेट को लगातार कंपनी की तरफ से एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी के टाइम पे जो एक्सटेंडेड डेट है वो 1 अक्टूबर का है। अब जितना ज़्यादा डेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी को फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ेगा, ये बात से हर कोई एग्री करेगा। और अभी के टाइम पे कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये मेंशन किया गया है कि JLR का 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल प्रॉफिट था उससे बड़ा साइबर अटैक का बिल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमाउंट है लगभग कितना 2 बिलियन यूरोस का, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है। और देखो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और भी डिटेल में चीज़ें। BBC की रिपोर्ट हमें ये बता रहे हैं कि एवरी वीक लगभग $68 मिलियन का लॉस फेस कर रही है JLR, जब से इन्होंने अपने प्रोडक्शन को बंद कर रखा है। अगर हम यूरोज़ में बात करें तो लगभग 50 मिलियन यूरोज़। और अभी तक जब से कंपनी ने प्रोडक्शन बोल सकते हैं बंद कर रखा है, तब से लेकर अब तक टोटल अगर लॉस की बात करें तो वो कंपनी को लगभग हो चुका है 2 बिलियन यूरोज़ का, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है। क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के 2025 के फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो वो हमें 1.8 बिलियन यूरोज़ देखने को मिलते थे। तो एक साल का प्रॉफिट कंपनी ने कुछ दिनों में गंवा दिया है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स कह रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट चीज़ें क्या है, कितने लॉसेस कंपनी को हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें JLR ही बताते हुए दिखेंगे। बट अभी के टाइम पे JLR की तरफ से कोई फाइनलाइज चीज़ें हमें आती हुई देखने को मिली नहीं है कि कब तक ये सारी प्रॉब्लम्स हमें JLR शॉर्ट आउट करती हुई नज़र आएगी। अब टाटा मोटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाटा मोटर्स का एक ख़राब फेज़ ही चल रहा है। अभी देखो टाटा मोटर्स लगातार क्यों परेशान हो रही थी, क्योंकि JLR के बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और अभी हमने उम्मीद किया था कि फेस्टिव सीजन में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, और वो हमें देखने को मिला भी। टाटा मोटर्स ने बताया कि 10,000 से ज़्यादा उन्होंने पहला ही दिन कार की डिलीवरी की और 25,000 से ज़्यादा की इंक्वायरीज़ उनको मिला GST 2.0 की वजह से, और नवरात्रि के पहले दिन में जो ऑफ़र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस वजह से। तो इससे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी ना कि Q2 में नंबर्स जो हैं वो थोड़े से बेटर हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स वाले हो सकते हैं। अब JLR जो कि इस कंपनी को 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का, उसको लेकर ऐसी खबर अगर हमें देखने को मिलेगी तो 10,000 यूनिट तो पूरी तरह से वैनिश हो गई। तो इस वजह से अच्छे न्यूज़ भी अगर आ रही है ना, तो उसके साथ एक ऐसा न्यूज़ आ जा रहा है तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हमें टाटा मोटर्स से रिलेटेड सुनने को मिल रही थी। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट BSE को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह अच्छी तरह से एनालिसिस करके भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब BSE की बात करते हैं। तो हाल ही में BSE से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई है, मैक्सिमम न्यूज़ हमें सेबी से जुड़ा रहता हुआ दिखा है। और वंस अगेन एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि सेबी से जुड़ा ही है, बट कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हो सकता है कि ऑफिशियल हो जाए, क्योंकि ये न्यूज़ वंस अगेन किसने पब्लिश किया है, CNBC आवाज़ ने, उनके सोर्सेस ने ये क्लेम किया है। अब क्या पहले इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं मेंशन की हैं? बिल्कुल की हैं। और क्या पहले ऐसी चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। तो CNBC आवाज़ या CNBC TV 18 का जो भी रिपोर्ट आता है उसको कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि उसके मैक्सिमम रिपोर्ट सच हो जाते हैं। और उनके हिसाब से क्या है कि सेबी स्टार्ट कर चुकी है कंसल्टेशन ऑन वीकली FNO कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वीकली FNO कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते थे उसको ख़त्म करने के लिए सेबी का कंसल्टेशन शुरू हो चुका है, और जो टेन्योर है उसको बढ़ाने का फैसला सेबी ने कर लिया है, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट इसलिए बड़ी है क्योंकि इस वजह से 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जा सकता है एक्सचेंज के लिए, ब्रोकर के लिए। और अभी के टाइम पे कुछ सोर्स का यहाँ पर ये दावा है कि सेबी सेम डे एक्सपायरी लगा सकती है जितनी भी एक्सचेंज है उन पे।
अब सेम डे एक्सपायरी होता है, मान लो अगर मंथली एक्सपायरी हो गया या फिर हमें हर 2 वीक में एक्सपायरी देखने को मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बीएसई के जो मार्केट शेयर हैं उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, नोवामा इंस्टीट्यूशन का कहना है, जेफरीज का कहना है, उनके रिसर्च का कहना है। तो इस वजह से इन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करना, बट हाँ ये सारी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं एक्सपायरी को सेम डे पे रखने से रिलेटेड या फिर वीकली एक्सपायरी को हटाने से रिलेटेड, ये कहीं से भी देखा जाए तो बीएसई के लिए एक अच्छी खबर नहीं है अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे यही उम्मीद किया जा सकता है कि कंपनी के जो आने वाले रिजल्ट होंगे उस पर इसका इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। तो क्या Q2 में दिख सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, Q2 में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इम्पैक्ट दिखेगा तो Q3 में दिखेगा, अगर Q2 के एंड तक वीकली एक्सपायरी को सेबी अगर हटा देती है तो। बाकी सेबी का फैसला यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो एक्टिविटी करते हैं डेरिवेटिव्स में उसको रिड्यूस कर जो कैश मार्केट है उसके वॉल्यूम्स को बढ़ाया जाए, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और डेरिवेटिव में उनका इंटरेस्ट कम कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेटा के बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।